ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे फेब्रुवरी मंथ की। फेब्रुवरी मंथ की जो विजन आईएएस की करंट मैगजीन आती है, उसका आज पॉलिटी और गवर्नेंस वाला सेक्शन देखेगा। क्या क्या है इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस में। सबसे पहला मुद्दा है कि चुनावी बॉन्ड की योजना के बारे में क्या क्या चीज में ध्यान पे रखना है हम लोग को, जो मेंस में भी हम लोग का यूज हो सके, और फिर अगर मेंस में है तो, या फिर प्रीलिम्स। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाए संघ और अन्य वाद में निर्णय देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना योजना को रद्द कर दिया, या फिर इसे असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को यह कहते हुए रद्द किया है कि योजना सूचना के अधिकार अधिनियम 1918 का उल्लंघन है। इसके बारे में अगर देखें तो नए बॉन्ड प्रोमिसरी नोट के जैसे जारी होते हैं। एक तरह का एक प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित होते हैं। साथ ही ये बैरियर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, यानी कि इनमें खरीदार या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। चुनावी बॉन्ड की विशेषताएं क्या है कि ये नॉन रिफंडेबल के आधार पर खरीदार को जारी की जाती है, यानी कि आप एक बार खरीद लिए तो मतलब बस वापस फिर नहीं हो सकता है। भारत का कोई नागरिक, ध्यान रखना है, या भारत में निगमित या स्थापित कंपनी या संस्थाएं खरीद सकती हैं। भारत में कोई कंपनी अगर है, विदेशी कंपनी की है, तो वो भी खरीद सकती है। भारत में निगमित या स्थापित कंपनी, भारत में स्थापित कंपनी होनी चाहिए। इस बॉन्ड को केवल भारतीय स्टेट बैंक है, ये अधिकृत शाखाओं में ही खरीदे जा सकते हैं। इसका उपयोग केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है, जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट। क्या क्या की पॉइंट निकला कि यहाँ भारत का कोई भी नागरिक हो, या फिर भारत में निगमित सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पंजीकृत राजनीतिक दल को ही दिया जा सकता है। इस टाइप का पंजीकृत राजनीतिक दल जिसका 1% वोट किसमें, विधानसभा के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही उसको 1% मिला हो, या फिर विधानसभा में मिला हो, या विधानसभा में मिला हो, या फिर लोकसभा में मिला हो, दोनों में से किसी में भी, तो फिर इसके लिए बंद कर जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इस प्रकार की पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक, सिर्फ न्यूमेरिक नहीं, अल्फा न्यूमेरिक, जिसे पैराबैरिक से देखा जा सकता है। ये हम लोग का कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नजर अगर देखा जाए तो प्रश्न क्या थे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया था उसके ऊपर। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, यही फ्रेम हो जाए, क्या राजनीतिक दलों को दिए जाने वाला स्वैच्छिक योगदान या दान की जानकारी न देना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। ये एक मेंस का क्वेश्चन ही फ्रेम हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वही चीज हम लोग को कॉपी पेस्ट कर देना है कि चुनावी बॉन्ड योजना में यह पता नहीं चलता है कि किसने किस दल को दान दिया है। अतः चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार योजना असंवैधानिक। और एक पॉइंट, तदनुसार वित्त अधिनियम 2017 के जरिए चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से दान की अनुमति देने के लिए आयकर अधिनियम 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया है। अगला, फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी अधिनियम में संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट फंडिंग की व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्या कंपनी अधिनियम में जो संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग की व्याख्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
इसकी बात कर रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करता है ये। फिर इधर हमने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस बात पे, बोला राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग देने की अनुमति देने के लिए कंपनी अधिनियम में किया गया संशोधन मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। कोर्ट ने संशोधन द्वारा चुनावों में अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव की स्थिति पर बल दिया, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। और कोई प्रश्न है? नहीं। अब आते हैं हम लोग निर्णय से संबंधित अन्य प्रमुख बिंदु के। बोलता है कि निर्णय के संबंधित अन्य प्रमुख बिंदु, चुनावी बॉन्ड के मामले में कोर्ट के निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए। सबसे पहले, चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले बैंक एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी नहीं करेगा, अब जारी नहीं करेगा। अच्छा, ये सब उतना काम का नहीं, जो काम का होगा पीछे जो था वो क्वेश्चन टाइप, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। इसको जस्ट एक रीडिंग करके हम लोग, भारतीय स्टेट बैंक निर्णय भारतीय स्टेट बैंक निर्णय के 3 सप्ताह के भीतर भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। 12 अप्रैल 2019 को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद खरीदे गए चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करनी। 2019 के बाद 2019 जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। इन जानकारी के अगर लिखित विवरण शामिल होंगे, चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीद का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य वर्ग, ये सब बताना। उन राजनीतिक दलों का विवरण जिन्होंने कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त किया है। इसके अलावा बॉन्ड को नकदी में भुनाने की तिथि और बॉन्ड का मूल्य वर्ग जैसे विवरण भी इस जानकारी के साथ प्रस्तुत करने होंगे। निर्वाचन आयोग एसबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को उसकी प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। वैध चुनावी बॉन्ड जिनका नकदीकरण नहीं किया गया है उन्हें जारीकर्ता बैंक को वापस कर दिया जाएगा। बैंक खरीदार के खाते में राशि वापस कर देगा। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना काले काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना आनुपातिक रूप से उचित नहीं है। अब ये बॉन्ड उचित है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? अच्छा, अनुपातिक उचित क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अनुपातिक का सिद्धांत क्या है कि इसके अनुसार किसी अधिकार का उपयोग करते समय राज्य के हस्तक्षेप की प्रकृति और सीमा उस लक्ष्य के अनुपात में होनी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। बोला है कि इसमें मतलब उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट के आधार पर शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकार ने सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार, चंदा देने वाले के नाम को गोपनीय रखना यानी निजता का अधिकार, और राजनीतिक चंदे के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित मतदाताओं के सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए अधिकारों को आंशिक तौर पर सीमित करने वाले तरीके से नहीं अपनाया जा सकता। नहीं अपना। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो बोल रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट के आधार पर शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकार ने सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार यानी चंदा देने वाले के नाम की गोपनीयता रखना यानी निजता का अधिकार, और राजनीतिक चंदे के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित मतदाताओं को सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के अधिकारों को आंशिक तौर पर सीमित करने वाले तरीकों को नहीं अपनाएंगे। इसलिए ये चुनावी बॉन्ड योजना उचित नहीं है। राजनीतिक जुड़ाव की गोपनीयता का अधिकार, यह अधिकार केवल राजनीतिक समर्थन के सच्चे उद्देश्य से दिए गए चंदे तक ही सीमित है। ऐसे चंदों के उजागर होने से राजनीतिक अभिव्यक्ति या झुकाव और सिद्धांत संबद्धता के अलग अलग रूपों पर अंकुश लग सकता है। हालांकि निजता के इस अधिकार में उन राजनीतिक चंदों को शामिल नहीं किया जा सकता
जो सरकारी नीतियों को प्रभावी करने के लिए उद्देश्य से की जाएगी। नेक्स्ट, क्या है वित्त अधिनियम 2017 भारत में राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में बदलाव। विषय है वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित कानून और वित्त अधिनियम से पहले और इसके बाद। तो पहले था हमारा विषय है वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित कानून, कॉरपोरेट योगदान यानी कंपनी अधिनियम 2013। तो 2017 से पहले क्या था कि एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला राजनीतिक चंदा कंपनी के पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ के 7.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली। दूसरी नंबर बात यह है कि कंपनी को अपने लाभ और हानि के खाते में उस कंपनी के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को योगदान देय के रूप में दी गई राशि का खुलासा करना आवश्यक है। साथ ही योगदान दी गई कुल राशि और उस दल के नाम का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ, राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली कॉरपोरेट फंडिंग की सीमा हटा दी गई। पहले कितना सीमित थी, पहले औसत शुद्ध लाभ का 7.5% सीमा था, शुद्ध लाभ था। अभी कोई सीमा नहीं। भारत में निगमित या स्थापित किसी भी कंपनी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। कंपनियों को केवल राजनीतिक दलों को दी गई चंदे की कुल राशि का खुलासा करना आवश्यक है, न कि प्रत्येक राजनीतिक दल को दी गई राशि का विवरण बताना। एक किसी भी कंपनी को पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे हैं, जस्ट उसका। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है कि काले धन पर रोक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1961 राजनीतिक दल को चंदा देने वालों के नाम और पते के साथ 20,000 रुपए से अधिक के स्वैच्छिक योगदान का रिकॉर्ड रखना। 20,000 रुपए से अधिक, 2017 की पहले की बात हो रही है। व्यक्तियों के लिए राजनीतिक चंदा नकद में देने अनुमति दी गई है, लेकिन 2017 के बाद राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाले चंदे का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दलों को कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। 2,000 रुपए से अधिक का दान, केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये 2,000। इधर क्या था, 20,000 रुपए से अधिक स्वैच्छिक योगदान का रिकॉर्ड रखना, इधर कोई रिकॉर्ड नहीं रखना। और 2,000 से अधिक रुपए का चेक होगा, बैंक होगा, ड्राफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ही प्राप्त किया जाएगा। पारदर्शिता के बारे में अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होती थी 2017 के पहले। लेकिन 2017 के बाद जो है बात कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से प्राप्त चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना आवश्यक नहीं है। कोई भी कितना भी राशि अगर है तो उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो टॉपिक है हमारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष कंप्लीट हुए, उसके ऊपर। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट का विकास क्रम थोड़ा अगर देखें तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था उस समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके बाद मद्रास में 1800 में और बॉम्बे में 1823 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एंड देन उसके बाद फिर इंडिया कोर्ट्स एक्ट आया 1861, और इंडिया कोर्ट्स एक्ट में अलग अलग प्रांतों में के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और तीनों सुप्रीम कोर्ट्स को समाप्त कर दिया गया। ये जो 3 सुप्रीम कोर्ट्स थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों को खत्म करके और प्रत्येक प्रांत में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की।
फिर आती है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, और इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह उच्च न्यायालय को निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई करने। फिर आता है हमारा भारत का संविधान जब लागू हुआ 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। अब इधर तो हम लोग थोड़ा देख लिए कि क्या इसका है। अभी क्या ये है न्यूज में क्यों रहा है, तो बात करें तो प्रधानमंत्री 28 जनवरी को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की। क्या क्या? डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स एक पहल है, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 दूसरी पहल है, और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट, ये तीन पहल की गई है, 1 और 3। बात करें तो डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ये क्या है, तो यह पहल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के आम नागरिकों तक निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के उपलब्ध कराएगा। क्या? फैसले को देश के आम नागरिकों तक इसको निःशुल्क इसको प्रोवाइड करने की बात चल रही है। डिजिटल कोर्ट्स यह एप्लीकेशन ई कोर्ट्स के तहत शुरू की गई है। इसके तहत जिला न्यायालय के जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। और बात करें तो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट 2013 में शुरू किया गया था, ये तो पहले से ही था, ये 2.0 है। इसका उद्देश्य भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुंच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना है। सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट जो होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। इसे उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध पर एक अगर नजर डालें तो संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। हालांकि संविधान के लागू होने के बाद से न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों के अतिक्रमण के कारण इनके बीच संघर्ष देखा गया है। अब इनके संघर्ष इनके बीच कब कब देखे गए हैं वो थोड़ा देखते हैं। 1947 से अगर हम बात करें 64 तक, तो क्या था यहाँ पे कि संपत्ति के अधिकार के मुद्दे पर टकराव शुरू हुआ। और इंटरेस्टिंग केस बनेगा अभी। और कमलेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद, इस वाद के कारण केंद्र सरकार ने पहला संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई और संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। राजनीतिक वर्ग यानी कार्यपालिका ने संविधान में संशोधन के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम किया। यानी कि 1946-47 से 62 है ना, 1947 से 64, सॉरी, यहाँ पे किसका वर्चस्व दिखा जा रहा है? संसद का। अब बारी आती है 1965 से 1993। अब सुप्रीम कोर्ट का पावर दिखेगा। संविधान में बार बार संशोधन करने के कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और गोपालनवाद, केशवानंद भारतीवाद आदि में सुप्रीम कोर्ट का प्रभुत्व स्थापित किया। हालांकि भारत सरकार ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया। फिर से यहाँ पे संसद हमारी वर्चस्व में आई। एडीएम जबलपुरवाद और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में पुनः सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता दिखी गई।
बात करते हैं 1993 से 2018 के बीच। तो 3 जजेस केस के मामले में, न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि बना दिया। और केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए जो एनजेएसी लाया गया था 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो ये उनके दोनों के बीच का टकराव, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के टकराव को हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, कहाँ से आते हैं इतने पावर? सबसे पहले तो संविधान। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ये संविधान में सिर्फ इतनी बातें कही गई है। 124 में बोली गई कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होगी, और इससे ज्यादा जबकि संसद कानून के माध्यम से इससे अधिक संख्या निर्धारित कर सके। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, टोटल 34। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के शक्ति और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य विशेषता ये है कि ये आपका अपील का उच्चतम न्यायालय है, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र है, संघीय विवाद का न्याय निर्णय करने वाला, न्याय समीक्षा करता है ये, मौलिक अधिकारों के संरक्षण जो आर्टिकल 32 में दिया गया, जनहित याचिका की सुनवाई, ये सारे काम है, मुख्य विशेषता है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। अगर बात करें तो अपील का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम अपील न्यायालय है। इसे भारत का शीर्ष न्यायालय और यहाँ तक कि न्याय का अंतिम उपाय भी कहा जाता है। जब भारत के नागरिक संबंधित हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात हो गई कि ये न्याय का अपील का उच्चतम न्यायालय है। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, संविधान का अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कानून से संबंधित प्रश्न और लोक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो ये सलाहकारी अधिकार क्षेत्र है। संघीय विवादों का न्याय निर्णय करना, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट संघ और राज्यों के मध्य या फिर राज्यों और राज्यों के मध्य, अलग अलग राज्यों के मध्य के बीच के विवादों का समाधान करता है। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करता है कि वे संविधान के अनुसार है या नहीं है। मौलिक अधिकार का संरक्षण आर्टिकल 32 के हिसाब से करता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट तथा आदेश जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जनहित याचिका, कोर्ट स्वयं या लोकहित में मामलों की सुनवाई कर सकता है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी कार्य करता है और स्वतः संज्ञान से मामलों की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष या फिर मौजूद चुनौतियां क्या है? सबसे पहले तो अगर बात करें तो इसके पास जो लंबित मामले हैं वो संख्या में बहुत अधिक है। अगर हम बात करें 2023 तक आंकड़ों के अनुसार केवल सुप्रीम कोर्ट में 80,439 से अधिक मामले, हम बोल सकते हैं कि लगभग 80,000 के मामले केस लंबित हैं। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम की बात चल रही है यहाँ पे। यह बहस नीति निर्धारण और शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की उचित भूमिका के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंकल जन सिंड्रोम,
भारत के विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति संभावित पक्षपात के बारे में चिंता प्रकट की गई है। इससे न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ता टकराव भी एक प्रमुख चुनौती है। न्यायिक नियुक्ति में देरी, न्याय का अधिकरणवाद, कोविड-19 के दौरान कार्यपालिका की सार्वजनिक आलोचना आदि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मौजूद मतभेद को प्रकट करते हैं। न्याय का अधिकरणवाद, अधिकरण अधिकरणों का गठन करके नियमित न्यायालय की शक्तियों को कम करना, जनता की धारणा और विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को लेकर न्यायपालिका के प्रति जनता की धारणा धारणा बहुत सकारात्मक नहीं रह गई है। क्या करना चाहिए आगे की राह? तो केस प्रबंधन का तकनीक को अपनाइए। सबसे पहले केस प्रबंधन प्रणाली को लागू करने और ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वर्चुअल हियरिंग के लिए तकनीक को उपयोग करना चाहिए। इससे संचित कार्यभार को कम करने तथा दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। क्या केस प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल हियरिंग, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल हियरिंग के लिए तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। न्यायिक सुधार, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और संरचना में सुधार, रिक्तियों को तुरंत भरने जैसे न्यायिक सुधारों को लागू करने चाहिए। इससे लंबित मामलों को संचित कार्यभार को कम करने और समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने की सहायता मिल सकती है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाना, न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लानी चाहिए और निर्णयों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना चाहिए। इससे न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना, न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना कैसे? यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका कार्यपालिका या सरकार की अन्य शाखाओं के अनुचित प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त है। इससे न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगर क्षेत्रीय पीठ के बारे में बात करें, क्या प्रॉब्लम है जो ये न्यूज में भी क्यों रहा है? क्षेत्रीय पीठ हाल ही में लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की अस्थायी समिति जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सुर्खियों में ये रहा है खंडपीठ के बारे में, क्षेत्रीय पीठ के बारे में। तो हाल ही में कार्मिक और लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की अस्थायी समितियों ने संसद को समुचित किया है, सूचित किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की और उसकी सिफारिशों की स्वीकार कर लिया है। तथ्य की बात करें तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्रीय पीठों पर विधि आयोग ने सिफारिश क्या किया था। तो विधि आयोग ने अपनी 95वीं रिपोर्ट दी थी 1984 में। सुप्रीम कोर्ट में 2 विभाग बनाने के लिए बोला गया था, एक संवैधानिक विभाग और दूसरा लीगल माने कानूनी विभाग। फिर विधि आयोग ने 125वीं रिपोर्ट दी अपनी 1988 में, सुप्रीम कोर्ट को 2 भागों में विभाजित करके करने के लिए फिर से 55वीं रिपोर्ट की दी गई सिफारिश को दोहराया गया। और वहां पे बताया गया कि दिल्ली में संविधान न्यायालय तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के मध्य भारत में अपीलीय न्यायालय या फिर संघीय न्यायालय की स्थापना की जानी, ये बात बोली गई। फिर विधि आयोग की 2009 में
229वीं रिपोर्ट आई, उसमें बोला गया कि नई पीठों की स्थापना हेतु अनुशंसा दिल्ली में संविधान पीठ की स्थापना की जानी चाहिए, और उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में, दक्षिणी के लिए चेन्नई या हैदराबाद, पूर्वी के लिए कोलकाता में, पश्चिमी के लिए मुंबई, 4 अपीलीय पीठों की स्थापित की जानी चाहिए। ये विधियों की अनुशंसा की गई। तथ्य के बारे में थोड़ा बात करें तो संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश अपनी 133वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक था न्यायिक सक्रियता एवं उनका सुधार। सुप्रीम कोर्ट देश में 4 या 5 स्थानों पर अपनी क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 130 का उपयोग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 130 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर स्थापित होगा जिसे या जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति के समय समय पर निर्धारित करेगा। ये न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति के संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों और अन्य संवैधानिक मामलों का निपटारा मुख्य पीठ दिल्ली में किया जा सकता है। वही क्षेत्रीय पीठ जो होंगे अपीलीय मामलों पर फैसला कर सकती है। अपीलीय पीठों के निर्णयों को अंतिम माना जाना जाएगा। इन्हें न्यायपालिका का दूसरा स्तर नहीं माना जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जस्ट यहाँ पे डिवीजन ये किया जाएगा कि ये आपके अपीलीय पीठ है जो कि, और एक आपका क्या होंगे, संवैधानिक पीठ होंगे, संवैधानिक मामलों के निपटारे के मुख्य। प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्या इसमें करना चाहिए हमें? सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्रीय पीठ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये आवश्यकता क्यों है क्षेत्रीय पीठ की। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे न्याय की पहुंच। सुप्रीम कोर्ट क्षेत्रीय पीठों से दूर दराज उन लोगों के लिए न्याय मिलने में आसानी होगी जो दिल्ली आने में असमर्थ होते हैं, या फिर जिन्हें बहुत अधिक परिवहन लागत का सामना करना पड़ता है। इनसे सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित होगी, और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और 21 के निजता का अधिकार, या फिर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी, एक मौलिक अधिकार भी है। संविधान का अनुच्छेद 39A बोलता है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सभी के लिए समान अवसर की तर्ज पर न्याय सुलभ हो। आर्थिक व किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना हो पाए। उपयुक्त कानून या योजना द्वारा या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता की व्याख्या हो। बात करें तो भौगोलिक भेदभाव को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में स्थित होना देश के दूर दराज इलाकों से आने वाले वादियों, किसी मुकदमे शामिल लोग या संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए भाषा संबंधी बाधाएं, वकील करने में समस्याएं, यात्राएं एवं दिल्ली में रहने की उच्च लागत इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को कम करना। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ कोर्ट में मुकदमे को बढ़ते बोझ को कम करने का साधन हो सकती है। साथ ही आम आदमी के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्रीय पीठ है कोर्ट में जो इतना मुकदमा बढ़ते जा रहे हैं उस बोझ को कम कर सकती है, और आम आदमी के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकती है। क्षमता और वृद्धि की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों को कि अस्थायी रूप से गठन में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात बेहतर होगा। चुनौती क्या है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसे, अच्छी अच्छी बातें इतनी है तो सुप्रीम कोर्ट के ओर से ही ये विरोधी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को लगातार खारिज करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एकात्मक चरित्र प्रभावित होगा। एक से अधिक क्षेत्रीय पीठ के कारण सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को लेकर विचार अलग अलग हो सकते हैं। इससे वादियों का समय और धन दोनों अधिक लग सकता है।
परस्पर विरोधी मिसालें। क्षेत्रीय पीठ के कारण परस्पर विरोधी मिसालें बढ़ सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन घट सकती है। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों द्वारा केवल अपीलीय मामलों का निर्णय लेने से सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन घट सकती है। बिल्कुल, एक संवैधानिक पीठ और एक आपका अपीलीय पीठ, तो इस तरह से ऐसे कुछ ऊंचा और नीचे की ये हो सकते हैं। मामलों का वर्गीकरण। किसी मामलों को संवैधानिक महत्व के रूप में पहचानना और वर्गीकरण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह निर्धारित करने की अन्य शक्ति हो सकती है कि किस मामले को, अनन्य शक्ति हो सकती है, किस मामले को संवैधानिक महत्व के मामले के रूप में वर्गीकृत किया जाए। आगे की राह क्या है, क्या करना चाहिए हमें? हाइब्रिड वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना। वर्चुअल कोर्टी मामलों में त्वरित निपटान मदद कर सकता है, मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकता है और न्याय तक पहुंच में भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सकता है। अन्य देशों में प्रचलित न्याय व्यवस्था से सीखना है। जैसे फ्रांस में एक ऐसी प्रणाली लागू करता है जिससे अपील की एक अलग अदालत और कैसेशन की एक अलग अदालत है। कैसेशन अपील का ही एक रूप है, हालांकि इसमें केवल मामले के संदर्भ में कानून के प्रश्न पर गौर किया जाता है, न कि मामले के तथ्यों पर। अलग न्यायालय हेतु संविधान संशोधन। सरकार सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को संवैधानिक और अपीली में विभाजित करने के लिए संविधान संशोधन की संभावना तलाश करती है। न्यायिक सुधारों को सुगम बनाना। उदाहरण के लिए सभी स्तरों पर न्यायपालिका की दक्षता में सुधार के लिए न्यायिक कर्मचारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनाओं में सुधार करना चाहिए। न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए इत्यादि। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नालसा के। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन उसके बाद बात करेंगे हम नालसा के ऊपर।